हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स टू द ग्लोबल फिजिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ द एटम। स्टूडेंट्स, आज हम उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर ये इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं तो सोचने की ये बात है कि ये किस तरह से लिखी हैं। हम एटम को देख नहीं सकते, ना माइक्रोस्कोप से ना किसी और स्कोप से, तो फिर हमने इतनी सारी बुक्स लिख दी हैं इसके ऊपर, इसके बारे में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल के बारे में हमने बता दिए। तो आज हम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानेंगे कि इसका हमने साइज़ किस तरह से डिफ़ाइन किया, किस तरह से हमें पता चला कि इसका साइज़ कितना है। जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो इस की खोज के लिए हम चलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये बताया कि इसकी खसूसियात ये हो सकती हैं, इसकी खसूसियात ये हो सकती हैं, इसमें न्यूक्लियस हो सकता है, इसमें पार्टिकल्स हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो इनमें पार्टिकल्स हैं सब की पेशन गोई की गई, उसके बारे में तजर्बात किए गए। तो इसका साइज़ बताने के लिए हम छोटा सा एक तजर्बा मैग्नेट के थ्रू बताते हैं, जो हम यहाँ पर इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। इन मैग्नेट्स को जब हम करीब लेके जाते हैं तो ये मैग्नेट्स जो हैं एक दूसरे को परे धकेलते हैं। जो ही हम करीब लेके जाते हैं तो वो दूसरे मैग्नेट को परे धकेल लेता है। इसके बरक्स अगर इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक सर्टेन फासला है। एक सर्टेन फासले पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और रिपेल भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यही वो तरीकाकार है जिससे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ किस तरह से होगा। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया और दूसरा मैग्नेट उसकी तरफ किया तो दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन हुई। हमने इसी तरह से एक न्यूक्लियस कंसीडर करना है और एक अल्फा पार्टिकल कंसीडर करना है। दोनों पर सेम चार्जेस हैं। अगर दोनों पर सेम चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो ही हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट जो अल्फा पार्टिकल है उनकी बम्बार्डमेंट न्यूक्लियस पर करेंगे तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं बिल्कुल सीधे चले जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा कर वापस आ जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल इस तरफ को डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस में से होता हुआ जाए। तो इससे हमें पता चला कि इसमें एटम के अंदर एक भारी चीज़ है जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल उससे गुजरने की बजाय उससे वापस लौट आते हैं। टकराने के बाद वापस लौट आते हैं। तो जिस सर्टन फासले से वो वापस लौट के आते हैं उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अंदाज़न ये हम बताते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इतना होगा। दोस्तों, न्यूक्लियस जो है ये इतना छोटा है जैसे हम एक मटर के दाने को ज़मीन के ऊपर रख दें। तो इस कदर छोटा होने की वजह से हमें इसको देखना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस तरह से हमने जब अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के ऊपर या एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट की तो उससे जो हमारे पास रेज वापस आई, वहाँ से हमने इसे कैलकुलेट किया कि इसका जो साइज़ कितना होगा। दोस्तों, इसके जो नोट्स हैं जो हम एग्ज़ाम में किस तरह से लिख के आएंगे वो हम स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हम नोट्स किस तरह से बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आपने बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बना देने हैं और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबरों का नहीं होगा, 3 या 4 नंबर का हो सकता है ये। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो हेडिंग देनी है उसकी साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस का साइज़। इस पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाला हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ से जो है अल्फ़ा पार्टिकल जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस की तरफ
टारगेट न्यूक्लियस की तरफ जाएगा और डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट पी से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। फिर इसके नीचे हम फिगर के नीचे हम लिखेंगे कि पार्टिकल बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है पार्टिकल वो। यहाँ पर लिखेंगे फिर d इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, जो करीब तरीन अप्रोच होगी न्यूक्लियस के सबसे जो करीब तरीन अप्रोच होगी वो डिस्टेंस d होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने दो मैग्नेट लिए थे तो उनके दरमियान कुछ फासला था, तो दोनों मैग्नेट्स जो है एक सर्टेन फासले पर क्लोजेस्ट अप्रोच देते थे। इसी तरह से अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस दोनों पर सेम चार्जेस हैं और वो भी एक सर्टेन फासले पर क्लोजेस्ट अप्रोच देंगे, उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द न्यूक्लियर साइज वाज मेड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो न्यूक्लियर साइज है उसको एस्टिमेट किया था, उसका अंदाज़ा लगाया था। When he bombarded अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉयल, जब उसने सोने की फॉयल पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी। सम ऑफ द अल्फ़ा रेज फील अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड मूव इन अदर डायरेक्शन। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो एक रिपल्शन की फ़ोर्स फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। सम रेज स्कैटर्ड बैक विच इंडिकेट दैट देयर इज़ ए हैवी एंड रिफ्लेक्सिव रीजन। कुछ रेज जो हैं वो बैकवर्ड मूव करती हैं, तो ये ज़ाहिर करती हैं कि जो एक भारी और रिफ्लेक्सिव रीजन है, जगह है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। दिस रीजन इज़ नाउन एज न्यूक्लियस। तो इस रीजन को न्यूक्लियस के तौर पर जाना जाता है। द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल एट डिस्टेंस d प्रोवाइड्स as the size of the न्यूक्लियस। जो सबसे करीब तरीन अप्रोच होती है न्यूक्लियस के, तो वो हमें डिस्टेंस d फ्राहम करती है। When the alpha particle scattered with the nucleus, the kinetic energy decreases and potential energy increases। the जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाता है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जो द पॉइंट P एट विच द काइनेटिक एनर्जी बिकम ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पॉइंट P यहाँ पर वो पॉइंट होगा जो क्लोजेस्ट अप्रोच देगा। इस पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ बोथ। यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के दरमियान, वो इन दोनों पार्टिकल के रेडियस के सम के बराबर होगा। एज अ होल ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस d। तो हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में जब ये डिस्टेंस d पर पहुंचता है। सो द बैलेंस
इक्वेशन इज़, बैलेंस इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी 1/2 mv² इक्वल टू z बार e² ओवर 4πε0d। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देखना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि ये छोटा सवाल होगा, तो इसके नंबर कम होंगे, इस वजह से हम इसकी ज़्यादा डिटेल में डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हम d को निकाल लेंगे। d जब इधर आ जाएगा तो 2 इधर जाके z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और mv² जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी फिर हम डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ अप्रोक्सीमेटली आ कांस्टेंट। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम न्यूक्लियॉन्स की तादाद आती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम कहते हैं कि r जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम लिखेंगे a/4/3 मल्टीप्लाई बाय πr³। ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r0 आ जाता है। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी r इक्वल टू r0 a⁻⁴। जहाँ पर r जो है हमने लिखना है कि ये एक कांस्टेंट है और r0 की जो वैल्यू है ये 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। हम जानते हैं कि जो 10⁻⁻15 है ये 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। तो इस वजह से हम इसको लिख देंगे 1.2 फेम्टोमीटर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इस तरह से इजीली नोट्स भी बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। For more updates, kindly like, subscribe and share our channel, The Global Physics Hub.